A very wonderful good morning to all of you beta. Students, we are going to start the revision of chapter number 2. We are not afraid to die if we all be together. The chapter is basically written by Gordon Cook and Ellen East. This chapter is beta. Let's see the character sketch of the chapter. The chapter revolves around a part of the round the world voyage undertaken by the narrator and his family in a sailboat. जो चैप्टर है बेटा वो नरेटर और उसकी फैमिली जो है एक बोट है, बोट होती है वेव वॉकर, वो लोग क्या करते हैं वर्ल्ड की वॉयज पे जाते हैं। वॉयज होती है यात्रा, ठीक है, पूरे संसार की यात्रा पर जाते हैं। किसके थ्रू? शिप के थ्रू। और वो जो अपनी बोट है उसका नाम क्या रखते हैं? शिप का नाम क्या रखते हैं? वेव वॉकर, ठीक है। जो चैप्टर है उसी के अराउंड घूमता रहता है। इट डिस्क्राइब्स देयर थ्रिलिंग जर्नी अक्रॉस द सी एंड देयर क्लोज एनकाउंटर विद डेथ ड्यूरिंग देयर वॉयज। इट डिस्क्राइब्स मतलब जो चैप्टर है वो डिस्क्राइब करता है उनकी जो क्लोज जर्नी होती है सी से रिलेटेड, उसको जो ये चैप्टर है ये डिस्क्राइब करता है। एंड द अपकमिंग डेथ ऑफ देम, यानी कि ऐसी डेथ जो उनको लगता है आने ही वाली है, उस डेथ को डिस्क्राइब करता है। बट दे डोंट डाई, रिलैक्स। हाँ, द प्लॉट टॉक्स अबाउट देयर पॉसिबल अटेम्प्ट्स टू सेव देयर लाइफ्स। जो चैप्टर का प्लॉट है बेटा, जो चैप्टर का मेन पार्ट है वो क्या बताता है कि अबाउट देयर पॉसिबल अटेम्प्ट्स, उनके जो पॉसिबल अटेम्प्ट्स होते हैं किस चीज़ को लेकर? टू सेव देयर लाइफ्स, उनके लाइफ को बचाने को लेकर उनके जो अटेम्प्ट्स होते हैं उसके बारे में बताता है। नाउ बेसिकली देयर आर बेटा 5 कैरेक्टर्स, 1 2 3 4, मतलब with narrator you can say there are 6 characters. Okay, the first one is narrator. First of all, we will talk about narrator. Narrator is 37-year-old businessman. He wants to duplicate the round world journey made by Captain James Cook 200 years earlier. जो बेटा narrator है, narrator एक 37-year-old businessman है, व्यापारी है, और वो क्या करना चाहता है? जेम्स कुक थे, उन्होंने 200 साल पहले पूरे वर्ल्ड का वॉयज किया था, सी वॉयज, एक पूरे संसार की यात्रा। आप कहते हो मैं तो एरोप्लेन से संसार घूमूंगा, मैं तो ट्रेन से पूरा संसार घूमूंगा। उन्होंने सी वॉयज किया था, समुद्र यात्रा की थी और पूरे संसार का वॉयज किया था, ठीक है। अब नरेटर इस वॉयज को दोबारा से रिपीट करना चाहता है जो कि कैप्टन जेम्स कुक ने की थी आज से 200 साल पहले, ठीक है। ही स्पेंड्स अ लॉट ऑफ टाइम इन इम्प्रूविंग हिज सी स्किल्स एंड फाइनली बिगिंस हिज जर्नी विद हिज वाइफ मैरी, 6-year-old सन जॉनथन, 7-year-old डॉटर सुजेन। बहुत हार्ड वर्क करता है बेटा वो, कई साल तक वेव वॉकर को बनाता है और सी स्किल्स इम्प्रूव करता है और फिर फाइनली अपनी जर्नी स्टार्ट करता है अपनी वाइफ मैरी के साथ, सन जॉनथन के साथ एंड बेटी सुजैन के साथ। क्लियर है? अब आ जाते हैं बेटा मैरी के बारे में बात करते हैं। इफ़ आई टॉक अबाउट मैरी, शी इज़ द नरेटर्स वाइफ, शी सपोर्ट्स हर हस्बैंड्स ड्रीम एंड इम्प्रूव्स हर सी स्किल्स। शी इज़ नरेटर्स वाइफ, वो नरेटर की वाइफ है, ओब्वियस सी बात है। एंड शी सपोर्ट्स हर हस्बैंड, अपने हस्बैंड को सपोर्ट करती है, उसकी सी स्किल्स को इम्प्रूव करने में उसकी हेल्प करती है। एंड शी जॉइंस हर हस्बैंड ऑन देयर प्लान 3-year वॉयज। वॉयज कितने ईयर्स का था बेटा? 3 years का था, 3 साल का था, और वो अपने हस्बैंड को उस वॉयज को ज्वाइन करने में प्लान करती है। और बाद में जब वो प्रॉब्लम में आते हैं, जब ये यात्रा शुरू हो चुकी होती है, जब वो केप टाउन क्रॉस कर लेते हैं बेटा, वहाँ पर वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करते हैं। तो जो उसकी वाइफ होती है मैरी, उसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है और एनकरेज करती है। इफ़ आई टॉक अबाउट लैरी विजिल एंड हर्ब सिजलर, दे बोथ आर 2 crewmen। वो नरेटर को मिलते हैं बेटा केप टाउन में, ठीक है। लैरी विजिल एन अमेरिकन हु जॉइंस द नरेटर एट मैरी केप टाउन, ठीक है। हर्ब सिजलर ए स्विस, एक अमेरिकन है एक स्विस है। जैसे इंडियन होता है वैसे अमेरिकन भी होते हैं बेटा, वैसे स्विस भी होते हैं। जो लैरी विजिल है वो अमेरिकन है, जो हर्ब सिजलर है वो स्विस है। वो दोनों नरेटर को बेटा केप टाउन में मिलते हैं और उसकी हेल्प करते हैं उस रफेस्ट सी को क्रॉस करने में। क्लियर है? इफ़ आई टॉक अबाउट सुजेन, शी इज़ नरेटर 7-year-old डॉटर, नरेटर की 7 साल की बेटी है। हु डिस्प्लेज इमेंस करेज थ्रू आउट द वॉयज, जो बहुत ज़्यादा करेज दिखाती है, साहस दिखाती है। इमेंस मतलब बहुत ज़्यादा, अत्यधिक करेज, साहस दिखाती है थ्रू आउट द वॉयज, यात्रा के दौरान, ठीक है। जॉनथन, ही इज नरेटर 6-year-old सन। जॉनथन जो है बेटा नरेटर का 6 साल का बेटा है।
हु शोज इमेंस स्ट्रेंथ, जो बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ दिखाता है, एंड ऑप्टिमिज्म, ऑप्टिमिज्म मतलब किसी भी चीज़ की आशा करना, उम्मीद करना, इवन इन डिफ़िकल्ट टाइम्स में भी। ओवरऑल नरेटर बेटा अगर उस वॉयज को कंप्लीट करने में सक्सेसफुल हो पाया तो इट वॉज जस्ट बिकॉज ऑफ हिज वाइफ, हिज सन, हिज डॉटर एंड बोथ टू crewmen. अब let's see the summary of the chapter. Let's summarize the chapter. बेटा द वॉयज बिगिंस, जो यात्रा है वो स्टार्ट होती है। इन जुलाई 1976 द नरेटर 37-year-old businessman, his wife Mary and 6-year-old son Jonathan and 7-year-old daughter Suzanne started their sea voyage from Plymouth, England. जुलाई 1960 में जो नरेटर है 37 साल का बिजनेसमैन है, उसकी वाइफ है मैरी, उसका बेटा है जॉनथन 6 साल का, उसकी डॉटर है 7 ईयर्स की। वो स्टार्ट करते हैं अपना वॉयज कहाँ से? प्लाईमाउथ में, इंग्लैंड से। They wish to go to round the world on a long sea journey just as Captain James Cook had done 200 years earlier. अब वो इस वॉयज को रिपीट करना चाहते हैं जैसे कि जेम्स कुक ने किया था 200 साल पहले। The narrator and his wife had spent 16 years preparing for the round the world voyage and improving their मैरिन स्किल्स। मैरिन स्किल मतलब सी स्किल्स। 16 साल लगते हैं बेटा उनको सी स्किल्स को इम्प्रूव करने में, अपनी जो वेव वॉकर बोट है उसको रेडी करने में। 16 years they spent on improving their sea skills and preparing that wave walker. The name of their boat was Wave Walker. Clear? Their boat Wave Walker was 23-meter 30-ton boat that was professionally built and they had tested in the roughest sea they could find. मतलब जो वेव वॉकर थी बेटा 23 मीटर थी, वो उसकी लेंथ थी, 30 टन जो था उसका वेट था, और प्रोफेशनली उसको बनाया गया था और उसको टेस्ट किया था उन्होंने रफ से रफ सी में, मतलब बहुत बुरे से बुरे सी में उसको टेस्ट किया था। द फर्स्ट पार्ट ऑफ देयर प्लान 3-year 1,05,000 किलोमीटर जर्नी पास प्रेजेंटली एज दे सेल डाउन द वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका टू केप टाउन। पहला साल जो था उनकी जर्नी का, ठीक है, 3 years में से 1,05,000 किलोमीटर तक का, केप टाउन तक पहुंचने का उनका बहुत अच्छा गया, प्लीजेंटली गया, कोई प्रॉब्लम्स नहीं आई। बट दे टुक 2 crewmen, उन्होंने 2 crewmen की वहाँ पर हेल्प ली वहाँ के वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका को क्रॉस करने में, केप टाउन में। नाम क्या था उनका बेटा? एक था लैरी विजल और दूसरा था स्विस हर्ब, ठीक है। द प्रॉब्लम्स बिगिन, प्रॉब्लम्स क्या क्या आई? On the second day out of Cape Town, they encountered strong winds and high waves. दूसरे दिन ही केप टाउन के उन्होंने वहाँ पर स्ट्रॉन्ग विंड्स को एनकाउंटर किया, मतलब कि फेस किया। द विंड स्टॉर्म्स कंटिन्यूड फॉर द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, जो विंड थी, जो तूफानी हवाएं थी, वो अगले कुछ हफ्तों तक चलती रही। द साइज ऑफ द वेव्स अप टू वॉज 50 मीटर्स, जो साइज था बेटा वेव्स का वो लगभग 15 मीटर से भी हाई था। ऑन दिसंबर 25 और 25 दिसंबर को देवर 3500 किलोमीटर ईस्ट ऑफ केप टाउन, वो केप टाउन के 3500 मीटर क्रॉस कर चुके थे। बट वेदर वॉज वेरी बैड, लेकिन जो वेदर था अब भी बहुत बुरा था। बुरे वेदर के बावजूद भी बेटा दे स्पेंड देयर क्रिसमस डे वेरी पीसफुली, वेरी हैप्पीली, इवन वेरी वंडरफुली। ऑन जनवरी 2 द वेव्स वर जिजेंटिक, 2 जनवरी को जो वेव्स थी वो बहुत ह्यूज थी, बहुत जिजेंटिक थी। दे वर सेलिंग विद अ स्मॉल जिब बट स्टिल दे वर गोइंग वेरी फास्ट। उनके पास एक स्मॉल छोटा सा जिब था क्रॉस करने के लिए उस प्लेस को, बट स्टिल दे वर डूइंग वेरी गुड, बहुत अच्छे से उनकी स्पीड चल रही थी, दे वर डूइंग वेरी वेल। अब डिजास्टर स्ट्राइक करता है। द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ इम्पेंडिंग डिजास्टर केम एट अबाउट 6 PM विच एन ओमिनियस साइलेंस। कभी आपने सुना होगा कि ये तो तूफान आने से पहले की ही शांति है। तो जो पहला इंडिकेशन था ना उनका कब आया? अबाउट 6 PM, 6 बजे के आसपास आया, और तब बिल्कुल शांति थी। द विंड स्टॉप्ड, हवा रुक गई। स्काई इमीडिएटली ग्रू डार्क, जो स्काई था बिल्कुल डार्क हो गया। और देन ए लाउड रोरिंग साउंड वॉज हियर्ड, बहुत तेज रोरिंग मतलब दहाड़ने वाला साउंड उनको सुनाई दिया। विद हॉरर ही रियलाइज्ड इट वॉज नॉट अ क्लाउड बट द बिगेस्ट वेव। अब जो नरेटर है उसको रियलाइज होता है कि ये कोई क्लाउड की आवाज़ नहीं थी, बारिश नहीं आने वाली, जबकि ये बहुत बड़ी वेव है। और जो वेव थी बेटा वो नॉर्मल वेव से डबल थी, उनकी हाइट से डबल थी, उनके साइज से डबल थी। जो नरेटर वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, मतलब बहुत बुरी तरह से वो ही वॉज ऑलमोस्ट डिजास्टर, नियर डिजास्टर। अब
फ्रेंटिक सर्वाइवल अटेम्प्ट्स। अब नरेटर क्या कोशिशें करता है खुद को सर्वाइव करने की, खुद को बचाने की। द नरेटर न्यू दैट द बोट वॉज फ्लोडिंग विद वाटर। अब नरेटर को पता था कि जो बोट है वो पानी से भर चुकी है, बोट में हर जगह पानी है, डैम्स भर चुके हैं, सामान इधर उधर तैर रहा है। 2 दिन से नरेटर ने, उसके बच्चों ने, उसकी वाइफ ने कुछ खाया नहीं है। बट ही डेयर्ड नॉट टू अबेंडन द व्हील टू इन्वेस्टिगेट। लेकिन वो कोशिश भी नहीं करता है टू अबेंडन, अबेंडन होता है बेटा छोड़ना, लीव, कि वो व्हील को छोड़ दे और ये इन्वेस्टिगेट करे कि वहाँ पर कितना लेवल है पानी का वेव वॉकर में, बोट में। Mary came and informed him that the boat was sinking as water was pouring in. He handed the wheel to her and crawled towards the hatch. अब जो मैरी थी उसको इन्फॉर्म करती है बेटा कि हम सब डूब रहे हैं। अब वो मैरी से कहता है नरेटर कि तुम हैच को संभालो, तुम व्हील को संभालो, मैं हैचेस देखता हूँ, मैं डोर्स को संभालता हूँ, बाकी चीज़ें हैंडल करता हूँ। अब डैमेज्ड एंड लॉस इक्विपमेंट्स, डैमेजेस क्या होते हैं वहाँ पर, इसके अलावा वो और भी बहुत सारी ट्राई करते हैं बेटा। जो बोट है वो डैमेज हो चुकी है, जो स्यू है उसके सिर पर एक बहुत बड़ा डैम्प पड़ चुका है, उसके सिर पर एक बहुत ज़्यादा चोट लग गई है, उसकी लेफ्ट आई में स्वेलिंग है, वो बिल्कुल ब्लैक हो चुकी है। समहाउ दे मैनेज टू स्ट्रेच द कैनवस एंड सिक्योर द वाटरप्रूफ हैच। किसी तरह से वो मैनेज करते हैं और वाटरप्रूफ अपनी जैकेट्स पहनने में सक्सेसफुल रहते हैं। अब बेटा डैमेज और लॉस इक्विपमेंट, डैमेज क्या क्या होता है, नुकसान क्या होता है। द हैंड पंप जो है वो टूट चुके हैं। सून देयर इलेक्ट्रिक पंप गॉट शॉर्ट सर्किट, और जो उनका इलेक्ट्रिक पंप है उसमें शॉर्ट सर्किट हो जाता है। ही मैनेज टू फाइंड अनदर इलेक्ट्रिक पंप टू ड्रेन आउट वाटर। वो किसी तरह से मैनेज करता है, अपने दूसरे इलेक्ट्रिक पंप को ठीक कर पाता है ताकि वो पानी को बाहर ड्रेन आउट कर सके, मतलब कि निकाल सके। पिन प्रिक्स इन द वास्ट ओशियन। पिन प्रिक्स, इतने बड़े विशाल ओशियन में पिन प्रिक्स होता है बेटा सुई जितनी होप, बिल्कुल सुई जितनी उम्मीद। इतने बड़े विशाल ओशियन में एक सुई जितनी होप है उनके पास। क्या? ऑन द मॉर्निंग ऑफ January 3 द पंप्स हैड रिड्यूस्ड अमाउंट ऑफ वाटर ऑन बोर्ड। 3 जनवरी को जो पंप है बेटा उसमें पानी का लेवल है उस पंप की वजह से कम हो जाता है कुछ हद तक। ईच ऑफ देम टुक रेस्ट ऑफ 2 hours बाय टर्न्स। अब जो सभी हैं वो 2 घंटे का रेस्ट करते हैं, क्योंकि वो बेटा फ्रॉम लास्ट 2 days दे वर कंटिन्यूलिंग पंपिंग द वाटर आउट ऑफ द वेव वॉकर। पानी को कंटिन्यूली वो वेव वॉकर में से बाहर निकाल रहे थे। They had survived for 15 hours since the wave hit the wave walker, but the boat was not strong enough to take them to Australia. अब उन्होंने 15 आवर्स ही रेस्ट किया था कि क्या हुआ, एक बड़ी सी वेव ने आके फिर से उनकी बोट को हिट कर दिया, फिर से उनकी बोट को हिट कर दिया। और जो वेव वॉकर थी बेटा अब इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थी कि वो उस झटके को बर्दाश्त कर पाती, उनको बहुत ज़्यादा चोट भी लगी। अब बेटा हाउ एवर द रिलीफ वॉज, अब क्या हुआ बेटा, हाउ एवर दे मैनेज्ड, बट किस तरह से उन्होंने उस चीज़ को मैनेज किया, बट द रिलीफ वॉज ऑफ वेरी शॉर्ट टाइम, लेकिन जो उनका आराम था वो बहुत कम समय का था। द वेदर अगेन स्टार्टेड डेटोरिएटिंग, डेटोरिएटिंग मतलब खराब होना, जो वेदर था वो फिर से खराब हो गया। बाय द डॉन ऑन 5 जनवरी, 5 जनवरी की सुबह देयर सिचुएशन वॉज अगेन डेस्परेट, उनकी जो सिचुएशन थी फिर से चिंताजनक थी, डेस्परेट थी, निराशाजनक थी। वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ़ वी ऑल आर टुगेदर। उनका बेटा कहता है उनसे कि हम डरते नहीं हैं मरने से फादर, अगर हम सब साथ हैं। तो द नरेटर वेंट टू कम्फर्ट द चिल्ड्रन। इस कंडीशन में, इस पैराग्राफ में बेटा क्या होता है कि जो नरेटर है वो बच्चों के पास जाता है उनको कंफर्ट करने के लिए। ही ट्राइड सो टू एश्योर देम दैट दे वर गोइंग टू मेक इट। वो उनको विश्वास दिलाने की कोशिश करता है कि वो जीत जाएंगे। जॉन सैड, जॉन कहता है कि दे वर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ़ दे कैन ऑल बी टुगेदर, कि वो मरने से नहीं डरते अगर वो सब साथ हैं। दिस थिंग नरेटर एनकरेज्ड अरोट। इस बात ने, इस चीज़ ने बेटा नरेटर को बहुत ज़्यादा एनकरेज किया, बहुत ज़्यादा उसको प्रोत्साहित किया। द नरेटर अगेन ट्राइड टू कैलकुलेट देयर पोजीशंस। द नरेटर टाइड हिज बेल्ट्स अगेन, फिर से उसने अपनी बेल्ट बांध ली और फिर से वो कैलकुलेशंस को करने के लिए निकल पड़ा, पोजीशन को जज करने के लिए निकल पड़ा। वाइल ही हैज़ एट वर्क, जब वो काम पर था, स्यू केम टू हिम एंड गेव हिम ए कार्ड। तो स्यू उसकी बेटी उसके पास आती है, वो उसको कार्ड देती है। कुछ कैरिकेचर्स बने होते हैं उस पर। कैरिकेचर्स क्या होते हैं बेटा? कार्टून्स। कार्टून्स का दूसरा वर्ड है कैरिकेचर्स, ठीक है। उस पर कुछ कार्टून्स बने होते हैं। उसको देखकर जो नरेटर है वो बहुत ज़्यादा खुश होता है। द कार्ड सैड दैट शी लव्ड देम बोथ एंड होप्ड फॉर द
बेस्ट। अब कार्ड पर लिखा होता है कि जो स्यू है वो अपने फादर से, अपने मदर से, अपने फैमिली मेम्बर से बहुत प्यार करती है और वो फ्यूचर में अच्छे के लिए होप करती है। द नरेटर वॉज फिल्ड विद ऑप्टिमिज्म। जो नरेटर था उसके अंदर बहुत ज़्यादा आशा जाग गई, बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिज्म जाग गया। सम हाउ दे हार्ड टू मेक इट, मतलब किसी तरह से नरेटर ने उस जंग को जीत लिया। द मोस्ट ब्यूटीफुल आइलैंड इन द वर्ल्ड, लास्ट में कहाँ पहुँचता है बेटा नरेटर? द मोस्ट ब्यूटीफुल आइलैंड इन द वर्ल्ड, सबसे ब्यूटीफुल आइलैंड पर पहुंच जाते हैं लास्ट में नरेटर। द नरेटर मेड सेवरल कैलकुलेशन यूजिंग ए स्पेयर कंपास। जो नरेटर है बहुत सारी कैलकुलेशन करता है स्पेयर कंपास का यूज़ करके। मेड सम एडजस्टमेंट्स, कुछ एडजस्टमेंट्स करता है। आज लैरी टू स्टीयर अ कोर्स ऑफ 185 डिग्रीज, लैरी को कहता है कि 185 डिग्री पर जो है वो स्टीयर को चलाए, और ऐसा कहकर कुछ समय के लिए नरेटर रेस्ट करने चला जाता है। लेकिन जब वो उठता है, जब उसकी 4 घंटे में नींद खुलती है बेटा, तो वो देखता है कि उसकी बेटी उसके पास आकर खड़ी है, उसका बेटा उसके पास आकर खड़ा है, और ही जस्ट जम्प फ्रॉम हिज बंक। वो अपनी बंक मतलब अपने बेड से कूदता है, एंड वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड होता है जब उसका बेटा उसे ये कहता है कि डैडी वी हैव डन इट, हमने कर दिखाया है, एंड फाइनली वी हैव गॉट द आइलैंड, द मोस्ट ब्यूटीफुल आइलैंड ऑन द वर्ल्ड। He thought that they must have missed the island. अब यहाँ पर नरेटर सोचते कि शायद वो मजाक कर रहा है। They have missed the island. Just then John and Sue came to him and gave him a hug. John और Sue उसके पास आते हैं, उसे हग करते हैं, and said that he was the best daddy of the world, और बोलते हैं कि you are the best daddy of the world. The narrator was confused कि क्या हो क्या रहा है ये, और वो उनको कहता है कि please do not disturb me right now. I am not in good condition. I am not in the mood of hug and all that. When they told him that they have found the island, that time narrator rushed out to the deck and saw the most beautiful island in the world. It was Ile Amsterdam. Island का क्या नाम था? Ile Amsterdam. A piece of volcanic rock with little vegetations. A piece of volcanic rock. Volcanic rock का एक बेटा आइलैंड था जिस पर स्मॉल वेजिटेशंस थी. When his feet touched the land next day, जब अगले दिन जो नरेटर है उसके फीट जो है उस लैंड को टच करते हैं, ही थॉट ऑफ द चीयरफुलनेस, वो चीयरफुलनेस को महसूस, उस खुशी को महसूस करता है, ऑप्टिमिज्म आशा को महसूस करता है, ऑफ ऑल द पीपल ऑन द बोट विच मेड देम पास थ्रू द वर्स्ट स्ट्रेस, उन सब चीज़ों को याद करता है, उन सब लोगों को याद करता है जिन्होंने उसकी हेल्प की थी उस रफ टाइम को क्रॉस करने में उस बोट में. सो इस चैप्टर से बेटा आपको ये सीखने को मिलता है कि इफ़ यू ट्राई अगेन एंड अगेन ना, यू कैन नेवर बी लॉस. आप हार नहीं सकते, आप कोशिश कीजिए, यू विल डेफिनेटली डू इट. सो this was the revision of the chapter beta. We are not afraid to die if we all can be together. So that's all in this video. Thank you so much. Have a nice day. So students, in this part 2 we are going to revise our poem of photograph. It is written by Shirley Tulson beta. Beta, this poem thoroughly I have taught you in my Zoom class, but here I am going to explain this poem normally. Normally in the sense I am going to tell you the summary. I am going to summarize the poem. Hope you got it. So here if I talk about the first stanza, the cardboard shows me how it was when the two girl cousins went paddling, each one holding one of my mother's hands, and she the big girl some 12 years old. इसमें बेटा क्या है, कार्डबोर्ड जो है वो एक पिक्चर है. पैडलिंग मतलब वॉकिंग थ्रू शैलो वाटर इन द बेयर फीट. जब हम शैलो वाटर में जब बेयर फीट नंगे पैर जब पानी में छपछपाते हैं, दैट इज कॉल्ड पैडलिंग. बिग गर्ल जो मदर है बेटा, बिग गर्ल मदर को कहा गया है, ठीक है. शी इज़ ऑफ 12 years old. तो एन ओल्ड फोटोग्राफ ऑफ पोइट्स मदर विच वॉज pasted on cardboard makes the poet recall the old memories of her mother's childhood. अब इस पैराग्राफ में बेटा एक फोटोग्राफ है जो पोइटस है उसकी वॉल पर टंगा हुआ है. उस फोटोग्राफ में क्या है बेटा, उस फोटोग्राफ में 2 गर्ल्स हैं और उसकी मदर है जो उसकी याद दिलाता है. उस फोटोग्राफ में बेटा द फोटोग्राफ इज डिपिक्शन ऑफ हर मदर्स एंजॉयबल मोमेंट्स एट सी बीच विद 2 cousins हु वर यंगर देन हर. इस फोटोग्राफ में बेटा पोइटस की मदर है, जो मदर है अपनी 2 गर्ल कजन्स के साथ है, जिन एक का नाम बेटी है एक का नाम डोली है, ठीक है, जो उनसे छोटी हैं. एंड जो पोइट है उनकी मदर है, शी इज़ 12 years old. क्लियर है.
The poet's mother was 12-year-old. It shows that the photograph was very old, but the poet kept it very carefully as it reminded her of sweet memories of her mother's childhood. जो फोटोग्राफ है बेटा, it shows कि वो बहुत ज़्यादा पुराना फोटोग्राफ है, but जो पोइट है वो उसको बहुत ज़्यादा, पोइट है उसको बहुत ज़्यादा संभाल कर रखती है. शी कीप्स इट वेरी केयरफुली बिकॉज, क्योंकि इट रिमाइंड्स हर मदर्स चाइल्डहुड, वो उसको उसके मदर की बचपन की याद दिलाता है, अपनी माँ की याद दिलाता है. द फोटोग्राफ ऑल्सो इंडिकेट्स हाउ एन्जॉयबल हर मदर्स चाइल्डहुड वॉज. जो फोटोग्राफ है बेटा वो ये भी इंडिकेट करता है कि उसकी मदर का जो चाइल्डहुड है वो कितना ज़्यादा एन्जॉयबल था. फर्स्ट पैराग्राफ में क्लियर है. सेकेंड पैराग्राफ है बेटा, ऑल थ्री स्टूड स्टिल टू स्माइल थ्रू देयर हेयर एंड एट द अंकल विद द कैमरा एंड स्वीट फेस माई मदर्स that was before I was born, and the sea which appears to have changeless washed their terribly transient feet. Transient होता है बेटा impermanent है, ट्रांजिट मतलब जो परमानेंट ना हो, ठीक है. ऑल थ्री स्टूड स्टिल टू अ स्माइल थ्रू देयर हेयर. जो सभी हैं बेटा, सभी जो गर्ल्स हैं तीनों, जो पोइट है उसकी मदर हैं उस फोटोग्राफ में और दो गर्ल कजन्स हैं, वो तीनों खड़ी हैं. स्टूड स्टिल मतलब स्ट्रेट खड़ी हैं. एट द अंकल विद कैमरा, अंकल हैं वो कैमरा को लेकर खड़े हैं, उनकी फ़ोटो क्लिक कर रहे हैं. और जो गर्ल्स हैं उनके फेसेस कैसे हैं, स्वीट हैं, स्माइल कर रही हैं. वो हेयर हैं, जो उनके बाल हैं वो लहरा रहे हैं उस बीच पर ठंडी हवा में, और जो गर्ल्स हैं वो स्माइल कर रही हैं. माई मदर्स दैट वॉज माई मदर दैट वॉज बिफोर आई वॉज बोर्न. अब जो पोइटेस है वो क्या कहती है कि जो मेरी मदर है बहुत स्वीट था उनका फेस, लेकिन कब, मेरे जन्म से पहले. एंड द सी विच अपीयर्स टू हैव चेंजेस लेस वॉश्ड देयर टेरिबली ट्रांजिएंट फीस. एंड द सी कहती है कि जो समुद्र है उसमें कम बदलाव आए होंगे, लेकिन जो मेरी मदर है उसमें सबसे ज़्यादा चेंजेस आए होंगे. ऑब्वियस सी बात है कि बेटा वी ह्यूमन बींग्स आर इम्परमानेंट, वी ह्यूमन बींग्स आर ट्रांजिएंट. हम परमानेंट थोड़े ही हैं, एक दिन तो हमें जाना ही है. तो वो ये कहती है कि इतने तो समुद्र में बदलाव नहीं आए जितने मेरी मदर में आए हैं. लेट्स टॉक अबाउट थर्ड पैराग्राफ बेटा. Some 20-30 years later, she would laugh at the snapshot, see Betty and Dolly, she would say, and look how they dressed us for the beach. The sea holiday was her past, mine is her laughter, both worry with the labored ease of loss. Some 20-30 years later, कहते हैं यही कुछ 20-30 साल बाद she would laugh at the snapshot. वो इस snapshot को, पिक्चर को देखेगी और स्माइल करेगी और कहेंगी कि see Betty, मतलब वो कहा करती थी, she used to say, कि सी बेटी एंड डॉली, शी वुड से, वो कहा करते थे कि देखो बेटी और डॉली को कैसे वो ड्रेसअप हुए हैं सी बीच के लिए. द सी हॉलीडे वॉज हर पास्ट. पोइट कहती है कि जो सी हॉलीडे है वो मेरी मदर का पास्ट था, लेकिन मेरा पास्ट क्या है, मेरी मदर का लाफ्टर. मतलब कि जो पोइट हैं, हर मदर इज़ नो मोर नाउ. बोथ वरी विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस. बोथ वरी, दोनों ने सफ़र किया है, पोइटेस ने भी उसकी मदर ने भी, दोनों ने सफ़र किया है किस सिचुएशन को, वरी की सिचुएशन को भी, और लेबर्ड ईज, लेबर्ड मतलब जो इतना उन्होंने हार्ड वर्क किया, और ईज ऑफ लॉस मतलब आराम का जो उनको नुकसान मिला, मतलब उन्हें आराम नहीं मिला. ये चीज़ें दोनों मदर और उसकी और पोइट ने दोनों ने फेस की हैं. Let's talk about fourth paragraph beta, the last one. Now she has been dead nearly as many years as the girl lived, and of this circumstance there is nothing to say at all. It's silences. अब कहती है कि now she has been dead. Poetess कहती है कि now mother has been dead. मेरी माँ जा चुकी हैं, डेथ हो चुकी है. नियरली एज मैनी ईयर्स, बहुत साल हो गए हैं इस बात को. एंड दैट गर्ल लिव्ड, और जो लड़की वो रहती है, जो उनकी जो कजन्स हैं वो अभी भी अलाइव हैं. एंड ऑफ दिस सर्कमस्टांस देयर इज़ नथिंग टू से ऑल. कहती है इस सिचुएशन के बारे में आई डोंट वॉन्ट टू से एनीथिंग एनी मोर, मुझे और कुछ भी नहीं कहना. इट्स साइलेंसेस, सिर्फ साइलेंस है और साइलेंसेस है. क्लियर है. अब बेटा इसमें कुछ पोइटिक डिवाइसेस यूज़ हुई हैं. मोस्ट ऑफ द पोइटिक डिवाइसेस आई हैव टोल्ड यू इन माई जूम क्लास, बट 3, 4, 5 आई एम गोइंग टू टेल यू राइट नाउ. क्लियर है. एल्यूजन यूज़ हुई है बेटा. अब एल्यूजन क्या होता है, एल्यूजन इज़ अ रेफरेंस और एन इंसिडेंटल मेंशन ऑफ समथिंग ईदर डायरेक्टली और बाय इम्प्लीकेशन. एल्यूजन वहाँ यूज़ होता है बेटा जब किसी इंसिडेंट्स को मेंशन किया जाए. फॉर एग्जाम्पल ऑफ एल्यूजन इन द पोएम इज कार्डबोर्ड विच एक्चुअली रेफर्स द फोटोग्राफ. कार्डबोर्ड मतलब गत्ते का टुकड़ा होता है, लेकिन वो क्या रेफर कर रहा है, फोटोग्राफ. तो उस कार्डबोर्ड का मतलब है यहाँ पर एल्यूजन पोइटिक डिवाइस यूज़ हो रही है. क्लियर है. एलिट्रेशन, एलिट्रेशन क्या होता है बेटा, रिपीटेशन ऑफ लेटर.
रिपीटेशन ऑफ इनिशियल लेटर, जब किसी इनिशियल लेटर की रिपीटेशन होती है ना, दैट इज कॉल्ड एलिट्रेशन पोएटिक डिवाइस। जैसे कि स्टूड स्टिल टू स्माइल, एस एस की रिपीटेशन हो रही है, टेरिबली ट्रांजिएंट, टी टी की रिपीटेशन हो रही है, साइलेंस साइलेंसिस, एस एस की रिपीटेशन हो रही है। क्लियर है, तो ये एलिट्रेशन है। उसके बाद है बेटा एपिथेट। एपिथेट होता है बेटा कि डिस्क्रिप्शन विच रेफर्स टू ए कैरेक्टर और एन इवेंट विच यूज टू डिस्क्राइब डिफरेंट सिचुएशन और कैरेक्टर। जब कोई चीज़ डिफरेंट सिचुएशन और कैरेक्टर्स को डिस्क्राइब करती है बेटा, वहाँ पर हमारी एपिथेट पोएटिक डिवाइस का यूज़ होता है। जैसे ट्रांजिएंट फीट है ना, ट्रांजिएंट फीट। अब यहाँ पर जो एपिथेट है, ये पोएटिक डिवाइस क्या कर रही है बेटा, यहाँ पर ट्रांजिएंट क्या है, ट्रांजिएंट एडवर्ब है, फीट की क्वालिटी को बताया जा रहा है। जो चीज़ किसी चीज़ की क्वालिटी को बताए, उसके बारे में कुछ ज़्यादा बताए, कुछ एक्स्ट्रा बताए, तो दैट इज एपिथेट पोएटिक डिवाइस। ठीक है, तो ट्रांजिएंट यहाँ पर ट्रांजिएंट फीट एपिथेट पोएटिक डिवाइस है। उसके बाद है बेटा ऑक्सीमोरॉन। ऑक्सीमोरॉन इट इज़ अ टाइप ऑफ पोएटिक डिवाइस। जब दो अपोजिट आइडियाज़ एक साथ यूज़ होते हैं ना, वो होता है एक्सीमोरॉन। मतलब पॉजिटिव भी साथ यूज़ हो रहा है, नेगेटिव भी साथ यूज़ हो रहा है। ठीक है, जैसे कि अब आप ये पैराग्राफ देखेंगे, इसमें एक वर्ड यूज़ हुआ है लेबर्ड ईज। लेबर्ड ईज, अब लेबर क्या होता है, हार्ड वर्क है ना। लेबर क्या होता है, कड़ी मेहनत, मतलब परेशान होकर किसी चीज़ को करना। और ईज क्या होता है, रेस्ट, आराम। लेबर होता है हार्ड वर्क, ईज होता है आराम। दोनों क्या हो गए, ऑपोजिट हैं एक दूसरे के, लेकिन पोएम में यूज हो रहे हैं दोनों एक साथ, तो दैट इज ऑक्सीमोरॉन। ठीक है, इफ आई टॉक अबाउट पर्सोनिफिकेशन, अब यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन लिटरेरी डिवाइस यूज हुई है बेटा। द एग्जाम्पल इज इट्स साइलेंस साइलेंसेस। लास्ट लाइन में देखेंगे साइलेंस साइलेंसेस। द सिचुएशन हैज बीन गिवन द ह्यूमन क्वालिटी ऑफ साइलेंस। साइलेंस वर्ड को ह्यूमन क्वालिटी दी हुई है। जब भी पर्सोनिफिकेशन, जब भी क्या होता है, जब हम किसी चीज़ को, किसी जानवर को, कोई भी थिंग को जब हम एज ह्यूमन बीइंग दिखाते हैं, तो दैट इज कॉल्ड पर्सोनिफिकेशन। यहाँ पर साइलेंस वर्ड को एज ह्यूमन क्वालिटी दिखाया गया है, दैट इज व्हाई इट इज personification device. So students, that's all for today. Hope you understood the summary of the this topic of this poem. ठीक है, the photograph. Okay बेटा, bye bye, take care.